जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी जो हमने 20 डेज सीरीज़ चला रखा है मैथ और साइंस का, आज हमारा मैं उसी में साइंस का 20 डेज सीरीज़ में, ठीक है ना, ये आपकी जो है सीरीज़ है 20 डेज, ये साइंस की सीरीज़ है, ठीक है ना। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने 4 प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लिए हैं पेपर को। आज अपनी ये 5वीं क्लास है, ठीक है ना। अभी तक हमने 4 पेपर सेट को डिस्कस कर लिया, आज हम 5वें सेट को डिस्कस करेंगे अपने इस वाले जो सीरीज़ है अपनी 20 डेज की। इसमें हम लोग 2018 से 24 के जितने भी टेस्ट बने हैं, सॉरी प्रीवियस ईयर सेट बने हुए हैं, सबका अच्छे से एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। बाकी कॉन्सेप्ट की क्लास बन चुकी है, 25 चैप्टर हमने कराए हुए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करके एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, 30-30, 40-40 मिनट की वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिए आपसे इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक पौधे के रूपांतरित तने, ठीक है ना, स्टेम की बात कर रहा है, रूपांतरित तने के युग्म है, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें तने के यानी कि स्टेम की बात करें पौधे के, तो पौधों के 3 तरह के तने होते हैं, ठीक है ना। एक होता है भूमिगत तना, ठीक है ना, जो जमीन के अंदर भी होता है। एक होता है वायवीय तना, जो पूरी की तरह बाहर होता है, जैसे बड़े बड़े पेड़ पौधों को देखा होगा, आम हो गया, जामुन हो गया इसका, ठीक है ना। एक होता है अर्धवायवीय तना, उसमें क्या होता है कि उसका तने का कुछ भाग जमीन के अंदर और कुछ भाग जमीन के बाहर होता है, ठीक है ना। तो 3 तरीके के तने पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपसे कह रहा है रूपांतरित तना कौन सा है। अगर इन सारे ऑप्शन में देखें तो शकरकंद जो होता है एक जड़ होता है, शलजम जड़ में काउंट होता है, ये सारे जड़ के पार्ट है। अगर केवल तने में अगर हम आए तो अदरक और हल्दी हो जाता है, ठीक है ना। आलू भी है इसी का पार्ट, लेकिन यहाँ पे जो अगर ग्रुप की बात करें तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है, समझ गए। तो तना होता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अदरक का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो तना खाने योग्य होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। कह रहा है कौन से ईंधन ज्वाला सहित जलते हैं। ज्वाला सहित का मतलब है जब उसको जलाओ तो बहुत बड़ी बड़ी आग की लपटें निकलती हों, इस तरीके के पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे बात करें इस तरीके का कौन सा होता है जिसको जलाने पे ज़्यादा ज्वाला निकलती है। वैसे तो ज्वाला थोड़ी बहुत मात्रा में सबसे निकलेगी, लेकिन यहाँ अगर ज्वाला की पर्टिकुलर बात करी जाए तो ज़्यादा ज्वाला की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए ऐसे में निकलता है जो जो पदार्थ वाष्पशील होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर पेट्रोल में आग लगाओ या फिर जो केरोसिन ऑयल होता है उसको आग लगाओ तो उसमें लपटें बहुत तेज निकलती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा लपटें निकलती हैं, यानी कि ज्वाला निकलती है। तो अगर हम बात करें यहाँ ऑप्शन पे कह रहा है वे जो ठोस हैं और जिनका ऊष्मीय मान अधिक है। नहीं, ठोस ऊष्मीय मान अधिक नहीं, ये उतनी ज्वाला वाली नहीं होती है, ठीक है ना। कह रहे हैं वे जो वाष्पशील है, जिनमें वाष्पशील पदार्थ है, ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। जो वाष्पशील होते हैं उनमें ज्वाला जो है अधिक निकलता है, यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो द्रव हैं एक सेकेंड, जिनका ऊष्मीय मान अधिक है, नहीं द्रव वाले नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऊष्मीय मान से इसको याद रखना है, वाष्पशील जो होते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो बी वाला हो गया। कह रहा है वे जिनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन है, ये भी आपका आंसर नहीं है, तो ये आपको याद रख लेना चाहे तो, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये देखिए अभी बहुत जल्द ही मैंने आप लोगों को एक चैप्टर कराया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको कि सूक्ष्म जीव के नाम से है, ठीक है ना। पूरा वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट सिखाया है, एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट पढ़ाया है, उसमें आपको बताया गया है। इसमें आपसे पूछ रहा है विषाणु जनित यानी कि वायरस वाले कौन से रोग है, ठीक है ना। तो देखिए एड्स हो गया, वो हो गया आपका पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया और कौन कौन से होते हैं, खट्रा रोग एक होता है, ठीक है ना। और एक हिम से करके, और एक और इस तरह से कई सारे होते हैं जो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं वायरल डिजीज के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित यानी कि वायरल डिजीज है, उसके बारे में हमें बात करना है। कह रहा है क्षय रोग। देखो अगर क्षय रोग की बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, तो ये बैक्टीरिया वाला है, ये काट दीजिए, ये गलत हो गया। कह रहा है मिसिल्स हो गया और टाइफाइड हो गया, ये देखिए ये भी बैक्टीरिया से होता है, काट दीजिए। कह रहा है पोलियो और हेपेटाइटिस ए, ये बिल्कुल
पोलियो, हेपेटाइटिस ए, एड्स, रेबीज से, ये सारे क्या है, वायरस से होते हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। खसरा ये जल जनित रोग है, जल से फैलता है, ये भी आपका एक बैक्टीरियल बीमारी है, ये काट दीजिए। ठीक है ना। तो बाकी आप लोगों के लिए माइंड में प्रिपेयर हो रहे हैं, उसमें हम खुद ही एक ही क्लास में पूरी की पूरी साइंस कवर करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारी उसमें टिप्स और ट्रिक्स भी रहेंगी। ठीक है। अच्छा, 3 क्वेश्चन हो गया। ये देखिए इंग्लिश पार्ट है, जिसको इसको पढ़ना है ये पढ़ लीजिए। अब हम इंग्लिश थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। ये एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कह रहा है स्तंभ ए में दिए गए प्रक्रम को स्तंभ 2 में दिए गए उसी व्याख्या से सुमेलित कीजिए। ये आपको व्याख्या से सुमेलित करवाना है। ठीक है ना। कह रहा है ओटाई क्या होता है। तो अगर हम बात करें ओटाई ना, तो देखिए जो कपास की खेती करते हैं, तो कपास की खेती से कपास के बीजों से जो वो रेशे होते हैं उनको अलग करने की क्रिया होती है। ठीक है ना। जैसे ये बीज है ना कपास का, इसके ऊपर छोटे इस तरह से रेशे होते हैं, तो इनको बॉयल वगैरह करके जो रेशों को उठा करके साइड कर लिया जाता है, रेशे जो निकाल लिए जाते हैं, इसी क्रिया को बोला जाता है ओटाई। ठीक है ना। तो एक जो है आपका 3 से मैच हो जाएगा, तो एक 4 से हो गया, काट दो, 2 से हो गया, 2 ऑप्शन आपके कट गए। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कताई। कताई का मतलब होता है, अगर हम बात करें तो रेशों से धागे का बुनना, धागे बनाना। ठीक है ना। इन रेशों को बड़ी बड़ी रस्सियों, उस पर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस पर लगा करके जो रेशे धागे बनाए जाते हैं पतले पतले, उस क्रिया को कहते हैं कताई करना। बोला जाता है कि धागा काट रहे हैं या बाध काट रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है ना। तो कताई किस में आ जाता है, रेशों से धागा बनाने की क्रिया हो जाती है आपकी। तो B4 इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा, कोई बात नहीं है। अगर हम बुनाई पे आ जाए, देखिए अगर हम बुनाई की बात करें तो एक धागे से कपड़े का एक टुकड़ा बनाया, अगर जैसे ना क्या होता है, एक ही धागे को लपेट लपेट करके एक धागे से अगर कपड़ा बनाया जाता है तो उसे बुनाई कहा जाता है। और 2 या 2 से अधिक धागों को लेकर के, जैसे गांव में आप लोगों ने देखा होगा लेडीज लोग स्वेटर बुनती हैं, ठीक है ना, इस तरह से बिनाई करती हैं उसके। तो जब 2 या उससे ज़्यादा धागों को मिला करके कपड़े बनाए जाते हैं तो उसको बिनाई बोला जाता है। ठीक है ना। तो आपका जो बुनाई हो जाएगा एक धागे से मिल जाएगा, और जो बुनाई है ये मिल जाएगा धागों के 2 समुच्चयों के साथ व्यवस्थित करके कपड़े बुनना। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपका सी जो है मिल रहा है किसके, 2 से, सी 2 से मिल रहा है ए ऑप्शन में। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए, और डी आपका मिल रहा है 1 से, ये भी सही है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको ध्यान से बस पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है ना। ये रहा अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। ठीक है ना। इसमें देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये इंग्लिश में लगा हुआ है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है इधर पढ़ लीजिए। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। अच्छा ठीक है। कह रहा है भारत में फसलों में विविधता के बावजूद फसलों के 2 बड़े प्रतिमान ज्ञात हो सकते हैं। ठीक है। जो फसलें जून के आसपास बोई जाती हैं और सितंबर एवं अक्टूबर के महीनों के दौरान काटी जाती हैं, वे कौन सी फसलें होती हैं। ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें, जो फसलें जून के आसपास बोई जाती हैं, इसका मतलब बरसात के मौसम में, क्योंकि जुलाई अगस्त बारिश का मौसम आ जाता है। तो बारिश के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा कि धान वगैरह की खेती होती है, धान हो गया, कपास हो गया। ठीक है ना। तो ये याद रखना, जो फसलें जून महीने के लगभग बोई जाती हैं, जो बरसात में क्योंकि इन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, उन्हें बोला जाता है खरीफ फसलें। ठीक है ना। वहीं जो फसलें इस महीने नवंबर महीने के मंथ में बोई जाती हैं, मिड नवंबर में, उन्हें रबी की फसलें बोली जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा वो आपका कौन सा भरा जाएगा, खरीफ की फसल। कौन सी, खरीफ फसल कहलाती है। इन फसलों के 2 उदाहरण भी देने हैं, तो आपको देखते हैं। खरीफ फसल कह रहा है, ठीक है, गेहूं नहीं, गेहूं जो होता है रबी का उदाहरण है, ये कट गया ऑप्शन आपका। बी कह रहा है रबी फसल, तो ये तो पहले ही कट गया। कह रहा है खरीफ की फसल भुट्टा और सोयाबीन, हाँ ये है बिल्कुल, खरीफ फसल 2 एग्जाम्पल भुट्टा और सोयाबीन आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है रबी की फसल में कभी धान नहीं आ सकता, तो ये काट दीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड पिछले प्रैक्टिस सेट में भी एक क्वेश्चन हमने लिया था, अगर आप लोग पिछला पेपर देखा होगा तो। ठीक है ना। तो ये डे वाइज चल रहे हैं, आप लोग ये 20 डेज तक इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप लेट से भी देखते हैं तो एक दिन में ही 3-3 4-4 क्लास देख करके कंप्लीट कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है 5th। ठीक है। 5वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कथन है इसमें, अभिकथन कह रहा है सोडियम का भंडारण जल में किया जाता है। देखो गलत बात है, सोडियम जो है ये केरोसिन में रखा जाता है।
केरोसिन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये जो एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन होता है उससे बहुत तेज रिएक्शन कर जाता है, उससे आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें जल में किसको स्टोर किया जाता है, तो एक फास्फोरस नाम की अधातु होती है, वो भी जो एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन होती है उससे बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेती है, जिसकी वजह से उसको भी किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। लेकिन सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन में। तो ये तो गलत हो गया। कारण क्या दे रखा है? कह रहा है सोडियम तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। कारण तो सही है, ये तो सही बात है कि बहुत तेज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, लेकिन इसको जल में नहीं रखा जाता, इसको केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है ना। अगर मैं पूछूं जल में क्यों नहीं रखा जाता है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे कि जल में सोडियम को क्यों नहीं रख सकते। ठीक है ना। चलो, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए गलत, आर सही। कहाँ दे रखा है आपको? ए गलत है, नहीं ए असत्य किंतु आर सत्य, ये डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें देखिए आपसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक है। ठीक है। इसमें आपसे कह रहा है लकड़ी का एक गुटका मेज पर विरामावस्था में है, निम्नलिखित में से कौन सा बल उस पर कार्य कर रहा है? अच्छा, अगर मान लो ये जैसे आपके सामने एक ये टेबल है, इस पे हमने एक कोई सा ऑब्जेक्ट रख दिया, ये लकड़ी का एक गुटका रख दिया सपोज। ठीक है ना। ये एक लकड़ी का गुटका रख दिया, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इस गुटके पे पहले तो एक तो mg नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है ना। दूसरा जो है ऊपर लगता है क्या? ऊपर लगता है नॉर्मल फोर्स। ठीक है ना, कि जो कि mg को बैलेंस करता है, वो वस्तु के परपेंडिकुलर लगता है, तभी वस्तु बैलेंस रहती है। ठीक है। तीसरी क्या है कि अगर ये स्थिति अवस्था में है, स्थिति में है, इसका मतलब इसके जो स्थैतिक घर्षण है वो भी काम कर रहा है, फ्रिक्शन इधर भी है उधर भी। देखिए जब कोई वस्तु फिक्स पड़ी है ना एक जगह, तो इसका ये मतलब है कि इस पे लगने वाले सारे बल जो है वो जीरो हो रहे हैं, नेट बल जो है वो शून्य हो रहा है। मतलब जितना mg नीचे उतना ही नॉर्मल फोर्स ऊपर लग जाता है, जितना फ्रिक्शन लेफ्ट लगता है उतना इधर लग जाता है, तो वस्तु बैलेंस रहती है। ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है उसको देखते हैं। कह रहा है ओनली ग्रेविटी फोर्स, नहीं केवल ग्रेविटी नहीं लगता है। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के साथ सामान्य बल, हाँ ये लगता है लेकिन इतना ही नहीं लगता है। ठीक है ना। तो ये भी अभी इसको विचाराधीन में रखते हैं, आगे देख लेते हैं। पहले अगला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल, सामान्य बल और स्थैतिक घर्षण, ये बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। घर्षण भी लगता है, स्थिति वाला घर्षण। अगला लास्ट ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है उसको देख लीजिए जरा। एक सेकंड, थोड़ा और ऊपर करें, एक सेकंड, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? हाँ, यहाँ पे कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, सामान्य बल और फिसलन घर्षण। नहीं, फिसलन अगर घर्षण होता तो वस्तु फिसल जाती, तो ये भी कट गया आपका। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा बन जाता है? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, ध्यान से इसको भी पढ़िएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। तो मैं हिंदी में ही लगा देता हूँ, इंग्लिश वाला थोड़ा सा क्योंकि अदरवाइज दिखेगा नहीं। चलो जितना दिख रहा है उतना देख लीजिए। ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। सॉरी, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। अभिकथन कह रहा है आपसे कि शाकाहारियों की तुलना में बाघ जैसे मांसाहारी में कहीं लंबी छोटी आंत होती है। नहीं, ये गलत है। कल वाले पेपर में भी मैंने डिस्कस किया था, जो शाकाहारी मनुष्य होते हैं उनके अंदर जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसकी लेंथ जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है इन कंपैरिजन टू मांसाहारी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो शाकाहारी होते हैं वो लोग सेल्यूलोज पौधे खाते हैं, पेड़ पौधे मतलब शाकाहार वाली चीज़ें खाते हैं, उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, और सेल्यूलोज को पचाना मांस पचाने से भी टफ काम है। ठीक है ना, कठिन है। इसलिए जो होता है इनकी छोटी आंत जो होती है लंबी होती है। क्यों? क्योंकि छोटी आंत ही भोजन पचाने में हमारी सहायता करती है। ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है सेल्यूलोज की अपेक्षा मांस को पचाना अधिक कठिन है, उल्टा लिखा है, ये गलत बात है। मांस को पचाना आसान है इन कंपैरिजन टू सेल्यूलोज। ठीक है ना। तो ये जो है गलत हो जाता है। तो यहाँ पे तो दोनों ही गलत हो गया। ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है डी पे, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ठीक है ना। तो बोथ ए और आर क्या है? गलत है। चलो यहां तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। यहां आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। ठीक है ना। तो आपको एसिड बेस चैप्टर से ये है, सही कथन आपको देखना है कौन सा है।
कह रहा है कि अम्ल जो है स्वाद में कड़वे होते हैं क्या, बिटर टेस्ट होते हैं क्या? नहीं, ये गलत बात है। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना, ये गलत हो गया। कह रहा है कि अम्लों के पीएच मान 7 से निम्न होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों ने पीएच स्केल देखी होगी, यहाँ पे 7 होता है जो कि न्यूट्रल होता है। 7 से लेफ्ट में अगर चलें, ये 7 है, तो इधर एसिड वाले आ जाते हैं और इधर 7 से बड़े 14 तक कितने कौन आते हैं, बेस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। ये रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसको भी मैं हिंदी वाले पे लेके आ जाता हूँ। देखो यहाँ तक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है आपको। कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही विकल्प चुनिए, ठीक है ना। कह रहा है हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज है। अच्छा ये बताओ, हड्डियां और दांत के निर्माण के लिए जो खनिज की बात की जाती है वो कैल्शियम होता है। बोन्स में भी कैल्शियम पाया जाता है, हमारे टीथ में भी कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आयरन से शुरू है, आंसर नहीं होगा। आयरन से शुरू है, नहीं होगा। मैग्नीशियम से शुरू है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन केवल बचा, ये कैल्शियम से शुरू है, तो बिना सोचे भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन आगे भी पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है हम एक बढ़ते हुए जोखिम की ओर है, क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि सुशिरता। तो ये हो जाता है एक मतलब बीमारी होती है जिससे अस्थियां हमारी कमजोर हो जाती हैं। यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ, इस खनिज का एक संबंध स्रोत है। बताओ हमें कैल्शियम कहाँ से मिलता है? दूध में मिलता है, दही तो पनीर में मिलता है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं सबसे क्या मिलता है हमें, विटामिन डी, सॉरी वो कैल्शियम की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं, 10 क्वेश्चन हो गए ना। आपका आ जाता है 11 नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन ब्लर है, लेकिन इसके ऑप्शन जो है एकदम साफ है, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, ठीक है ना। ये 11th नंबर का आपका क्वेश्चन है। यहाँ आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सतह से जल के वाष्पन की दर की वृद्धि करेगी। अच्छा देखो, सतह से आप चाहते हैं कि वाष्पन तेजी से हो। आपने देखा होगा कपड़े अगर धुलते हो इकट्ठा करके अगर ऐसे टांग दो धागे पे, तो वो जल्दी नहीं सूखता। वहीं अगर हम उसको फैला दें, मतलब उसका क्षेत्रफल बढ़ा दें, तो वो जल्दी से सूख जाता है। या फिर दूसरा आइडिया क्या लगाते हैं कि उसको पंखे के नीचे डाल दे, तो हवा तेज वहां लगती है तो भी सूख जाता है, ठीक है ना। या धूप तेज हो जाए तो भी सूख जाता है। तो अगर आप चाहते हैं वस्तु जल्दी सूख जाए, कोई चीज़, पानी का वाष्पन जल्दी हो जाए, तो या तो उसका क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, या फिर वहां पे धूप तेज कर दीजिए, या फिर क्या करो, वायु की गति में वृद्धि कर दीजिए, ठीक है ना। पहला ऑप्शन कह रहा है कि आर्द्रता में वृद्धि, नहीं, नमी में वृद्धि होगी तो सूखेगा ही नहीं, वाष्पन नहीं होगा। कह रहा है इंक्रीज इन विंड स्पीड, वायु की गति में वृद्धि, हाँ ये कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तापमान में कमी करोगे तो कैसे भाई होगा, गलत। सतही क्षेत्रफल में कमी, ये भी उल्टा बोल दिया, सतह क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो स्पीड में हम लोग करेंगे, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रखा है। जो लोग शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा हर कोई, जितने लोग हो आप लोग, जो भी नहीं देखे हैं अभी तक वीडियो, कॉन्सेप्ट वीडियो एक बार जरूर देख लेना। 30 में 30 आ जाएंगे साइंस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए। क्या कह रहा है, लोहे का संक्षरण एक रासायनिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें वस्तु जो है दूसरा फॉर्म ले लेती है, कुछ नया बन जाता है, ठीक है ना। जैसे आटे से रोटी बना लेना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय क्या होता है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है जो पहले था वो वापस ना बन सके, लेकिन उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो पहले था वो वापस आ जाए। जैसे पानी है, बर्फ बन गया, बर्फ से फिर पानी बन जाता है, तो वो उत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो लोहे का संक्षरण मतलब लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, और ये इरिवर्सिबल है, ठीक है ना। तो ये तो सही है। अगला आपसे कह रहा है बर्फ का पिघलना एक रासायनिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन है क्या। देखो बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, यही गलत हो गया, क्योंकि कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, वापस पानी ही बन जा रहा है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कांच के टुकड़े को कई टुकड़े में तोड़ना एक भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। कांच को आप तोड़ोगे तो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कुछ बदला नहीं,
लेकिन तोड़ने के बाद वो वापस अपने आप नहीं जुड़ जाएगा। तो ये एक क्या है, अनुत्क्रमणीय है। अगर अपने आप वापस जुड़ जाता, जैसे रबड़ है उसको खींचो फिर छोड़ो अपने आप वहीं चला जाता है, तो वो अनुत्क्रमणीय में आ जाएगा, सॉरी उत्क्रमणीय में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए और सी आपके दोनों करेक्ट है। कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन पे दे रखा है AC, तो AC ये आपका सही हो जाएगा। AC सही मतलब वो AC मत समझिए आप, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था ना। हाँ, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। 13 नंबर का ये क्वेश्चन है, यहाँ लिख देता हूँ। चलो आगे आपसे पूछ रहा है कि अभिकथन दे रखा है, कह रहा है पात्र में और अधिक जल को डालना। अच्छा, बी कह रहा है पात्र के जल को लवण डालना। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है नल से भरे सामान्य जल के एक बड़े कांच के पात्र में जब एक नींबू को डाला गया तब वह नीचे डूब गया। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया इस नींबू के तैरने में सहायता करेगी। तो ऊपर ये दे रखा है, ये इन दोनों में से कौन सी क्रिया होगी। जैसे देखो, आप एक बाल्टी लो, बाल्टी में पानी डालो, ठीक है ना। आपने उसमें नींबू डाला और नींबू डूब गया। ये कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि नींबू पानी में तैरे, डूबे ना, तो हमें क्या करना चाहिए। पहला बता रहे हैं कि और अधिक पानी से भर दे बकेट को। नहीं, पानी भरने से तो वो डूबेगा ही। कह रहा है पात्र में जल में लवण डाल दे। हाँ, ये आप काम कर सकते हो, केवल बी। यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा केवल बी होगा। इससे क्या होगा अब मैं बताता हूँ। देखिए, कोई वस्तु किसी तरल में डूबेगी या तैरेगी, ये उसके उस पे डेंसिटी यानी कि घनत्व पे डिपेंड करता है। अगर देखिए, जैसे ये पानी है, अगर इसकी डेंसिटी ग्रेटर है इसके ऊपर डाले गए वस्तु से, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, तैरेगी। अगर ऑब्जेक्ट ये ज्यादा हो जाता है, वस्तु का घनत्व ज्यादा हो जाता है, तो डूब जाएगी। पहले कंडीशन में नींबू का घनत्व जो था वो ज्यादा था, तो नींबू डूब रहा था। लेकिन हमने क्या किया, पानी के अंदर नमक घोल करके उसके घनत्व को बढ़ा दिया पानी का, तो अब नींबू का घनत्व तो वही रहा। तो अब क्या करेगा, नींबू उस पर तैरने लगेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केवल बी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। इस टाइप के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में लेता रहता हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये रहा 14। कह रहा है एक प्लेन मिरर है के समक्ष एक लड़की के खड़े होने के स्थान एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 13 मीटर है, ठीक है। कह रहा है यह दर्पण की ओर 3 मीटर पास जाती है, उसके प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी अब क्या है। देखो क्या होता है, अगर ये प्लेन मिरर है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि अगर ये एक लड़की खड़ी है सपोज, और यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। एक बात तो तय है कि जितनी डिस्टेंस पे लड़की खड़ी है उतनी ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनती है, ठीक है ना। उन्होंने हमसे ये कहा कि लड़की और उसके बीच की डिस्टेंस 13 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 13 मीटर है। अब कह रहे हैं लड़की 3 मीटर शीशे की तरफ, मिरर की तरफ खिसक गई। लड़की यहाँ से आ गई, यहाँ पे 3 मीटर खिसकी है, तो अब देखो ऑटोमेटिक इमेज भी उतने पे ही आ जाएगी। 3 मीटर इमेज भी इधर आ जाएगी, 3 मीटर इधर आ गई, 3 मीटर इधर आ गई। अब मुझे ये बताओ, पहले यहां से यहां तक के बीच की दूरी 13 मीटर थी, अब 3 मीटर इधर कम हो गया, 3 मीटर इधर कम हो गया, टोटल कमी आ गई 6 मीटर की। तो अब बताओ अब ये कितना बचा। तो आप कहोगे 13 में से 6 चला गया, तो 7 मीटर डिस्टेंस बचा है लड़की और उसके बीच, इमेज के बीच की दूरी। तो यहाँ पे दे रखा है बी ऑप्शन पे 7 मीटर दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था, ठीक है। आगे बढ़ चले, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक असर्शन रीजन का फिर से दे रखा है, आपको ध्यान से पढ़िए। ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया आई थिंक। चलो गिनती पे ना जाना, हो सकता है मिसिंग हो गया। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। अभी कथन आपके सामने दे रखा है, कह रहा है कॉपर का एक तार विद्युत का सुचालक होता है। बिल्कुल सही बात है, कॉपर का तार होता है। सुचालक का मतलब क्या होता है, ऐसी पदार्थ जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, वो सुचालक बोला जाता है, कंडक्टर बोला जाता है, ठीक है। कारण अगर हम देखें, कह रहे हैं कि ऊष्मा के सभी सुचालक विद्युत के सुचालक होते हैं, ये गलत बात है। ऊष्मा के सभी सुचालक अगर हैं तो वो विद्युत के सुचालक नहीं है। कई बार आप गर्मी के मौसम में देखते होंगे बाइक की सीट गर्म हो जाती है, ना, इसका मतलब ऊष्मा चालित हुई है उस पर, ठीक है ना, तभी तो वो गर्म हुई है। लेकिन उस पर विद्युत धारा थोड़ी ना प्रवाहित हो जाती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ केवल ए सही है, बाकी आर गलत है। कहाँ देखा है, ए एंड आर बोथ नहीं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सी ऑप्शन दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत बार पेपर में आते हैं।
एक बार मैं इसको फिर से कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ये आपका 17 नंबर का क्वेश्चन आ गया। इसमें आपसे कह रहा है, जरा मैं नीचे कर दूं क्वेश्चन थोड़ा, हाँ, इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को पढ़िए, अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु शब्दों के सही समुच्चय का चयन कीजिए या पहचानिए। ठीक है ना। देखिए आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन या भ्रूण कैसे बनता है वो समझो। एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का नाम होता है आपका स्पर्म, ठीक है ना, और जो फीमेल गैमेट होता है वो ओवम होता है। जब ये आपस में फर्टिलाइज होते हैं, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये जो बनते हैं इन्हें जाइगोट बोला जाता है। जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट जो है बाद में गुच्छेनुमा बन करके एक संरचना बना लेता है जिसको कि भ्रूण बोला जाता है, एम्ब्रॉय बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको पता रहना चाहिए, मैंने पढ़ा भी रखा है। कह रहा है नर युग्मक यानी कि शुक्राणु, जिसको कि हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है क्या, स्पर्म बोला जाता है। ठीक है ना। और मादा युग्मक यानी कि ओभम संलयन होकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। बाद में ये गुच्छेनुमा उत्पन्न करके कोशिका शरीर के ऊतकों एवं अन्य अंगों में विकसित होना प्रारंभ करती है, जिसकी संरचना को बोलते हैं भ्रूण बोला जाता है। ठीक है ना। तो आप पहले ही जगह पे देखेंगे क्या, स्पर्म होना चाहिए, यानी कि शुक्राणु यहाँ पे भी है, सब में है शुक्राणु। ओभम देखते हैं, अच्छा यहाँ पे सीधा एम्ब्रॉय दे दिया तो ये तो गलत हो गया। यहाँ कह रहा है ओभम है, ठीक है, स्पर्म है नहीं, ये तो गलत हो गया, पहले यहाँ दे, यहाँ पे ओभम है, ठीक है। ओभम के बाद दो ऑप्शन तो कट गए आपके। इसमें कह रहा है एम्ब्रॉय फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन एम्ब्रॉय से पहले जाइगोट बनता है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय बनता है, देखो यह जाइगोट है फिर ये एम्ब्रॉय आ जाता है आपका। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको स्टेप पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 के बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है जैव मंडल नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो जैव मंडल के कुछ नियम होते हैं, उसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो कुछ तो जियोग्राफी में चला जाता है ये क्वेश्चन। इसमें लेकिन देखते हैं, कह रहा है उनकी कोई निश्चित परिधि सीमाएं नहीं है, ये गलत है। उनकी यही गलत है, क्योंकि परिधि की सीमाएं निर्धारित हैं। क्षोभ मंडल कहाँ तक, समताप मंडल, ये सीमाएं निर्धारित है, ये गलत है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है इन क्षेत्रों में पर्यटन की अनुमति नहीं है, सही बात है, कोई टहलने थोड़ी जाएगा, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है ये ए आ जाता है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे ही याद रख लो, एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था। अगला आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है ना, 19 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक घन चुंबक को लंबाई के बराबर 3 भागों और चौड़ाई के बराबर 9 टुकड़ों में काटा गया है। नए टुकड़ों की ध्रुवीय शक्ति मूल चुंबक की ध्रुवीय शक्ति की तुलना में क्या है। अच्छा एक चीज देखो, मैंने पिछले पेपर में भी बताया था, अगर इस तरह से कोई घन चुंबक है, समझ लो, ये ज्यादा मोटा हो गया, रुक जाओ, ये एक घन चुंबक है, क्यूबिकल चुंबक है। अगर आप इसको इस तरीके से काटते हैं तो जितने भाग होंगे ना उतने उसका 1/4 टाइम, उतने टाइम जो हो जाता है 1 उतना डिवाइड हो जाए। जैसे 3 पार्ट है तो 1/3 इसकी चुंबकीय क्षमता बट जाएगी। लेकिन इसको चाहे ना 1 2 3 4 चाहे कई टुकड़ों में फाड़ डालो तो इसकी चुंबकीय क्षमता उतनी ही रहेगी। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा है कि मूल चुंबक की टुकड़ों को काटा गया, इसे नए टुकड़ों की ध्रुवीय शक्ति क्या होगी, 9 टुकड़ों में। देखो ये 9 में खड़े खड़े फाड़ा गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबाई के बराबर 3 भागों में बांटा गया तो इससे फर्क पड़ेगा। इस तरह से जो इस तरीके से था उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस तरीके वाले से फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1/3 उसकी क्षमता हो जाएगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो 1/3 हो जाएगा। मैंने मैग्नेट का पूरा चैप्टर पढ़ाया है, जिसको नहीं आ रहा है समझ में वो जाके देख सकता है। कह रहा है शक्ति मूल की ध्रुव शक्ति के समान होगी, गलत बात है। कह रहा है प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक के ध्रुव शक्ति के 1/9 भाग में नहीं ना। कह रहा है कि नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति उन क्षेत्र पर निर्भर करती है जहां वे काटे गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कह रहा है प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति का 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खड़े खड़े उसने जो काटा है 3 पार्ट में काटा, इसलिए 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप वीडियो को यहां तक देखें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप भी लोग से उम्मीद कर सकता हूं जो यहां तक पहुंचते हैं, इसका मतलब आप लोग काफी सीरियस तरीके से पेपर देने वाले हो। ठीक है ना। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है ना। तो इसका भी मैं हिंदी पार्ट लेकर के समझा देता हूं आपको अच्छे से। इसमें कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए, कह रहा है 2 गिलासों में जल का समान आयतन है
और दोनों 35 डिग्री के तापमान पर हैं। दोनों गिलासों को एक बड़े जार में खाली किया गया। स्थानांतरण के तुरंत बाद आप जार में जल के तापमान के विषय में क्या कह सकते हैं? मान लीजिए कि स्थानांतरण के दौरान दोनों गिलासों में जल का तापमान स्थिर था। तो पहले देखो, एक गिलास ये रहा, एक गिलास ये रहा, इसमें भी 35 डिग्री है, इसमें भी 35 डिग्री है। इनको उठा करके एक बड़े में पलट दिया हमने, और तुरंत अगर हम देखेंगे तो अभी इसमें भी 35 डिग्री ही आएगा, ठीक है ना, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि 35 डिग्री, ठीक है ना। तो आज का अपना 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जैसा आपको पता है साइंस में जो न्यूमेरिकल पार्ट आ रहे हैं, थ्योरी पार्ट आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। बाकी जो पेडागोजिकल है उसकी मैं मैराथन लेकर के एक साथ ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि 10-10 हर पेपर में 10-10 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहले तो उसकी भी थ्योरी पार्ट कराया है, वो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो है वेट कीजिए, फिर मैं मैराथन लेके आता हूँ, ठीक है। बाकी और भी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हो ना, थोड़ी तारीफ ही कर दिया करो कि सर सही लग रहा है, अच्छा लगता है और मन करता है और अच्छे से कंटेंट को ले आऊं और मेहनत से पढ़ाऊं, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।